हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग का अध्ययन करते हैं, जैसे अपने देश का, अपने राज्य का, जिले का, शहर का, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह का या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा जा सकता है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। यानी पृथ्वी गोल है, इसको चपटा करना असंभव है, इसलिए कुछ न कुछ खामियां रह जाती हैं मानचित्र में। मानचित्र हमारी ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र और कुछ तथ्यों को दर्शाता है, दूसरे मानचित्र एक दूसरी बड़ी किताब के तथ्य को दर्शाता है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तब एक एटलस बन जाती है। इन जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ जोड़ा जाता है बुक में, तो बुक क्या बन जाती है? एटलस बन जाती है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने पर खींचे जाए गए मापों पर आधारित होती है। यानी एटलस में विभिन्न आकार के विभिन्न पैमाने पर आधारित का मिलते हैं, मैप मिलते हैं। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों से हमें ग्लोब से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो जिन नीचे दिखाए गए हैं। इस बॉक्स में क्या लिखा है? एक रबड़ की पुरानी गेंद लें, उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित करें। आप चाकू से इस गेंद को काटें और उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखेंगे कि किस प्रकार रेखा चित्र रूप बिगड़ जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों, झीलों इत्यादि को दर्शाने के लिए मानचित्रों में भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। भौतिक या उच्चावच मानचित्रों में क्या दर्शाया जाता है? जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो दर्शाई जाती हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, महासागर है, वन हैं, झीलें हैं इत्यादि दर्शाए जाते हैं। राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं? ये होते हैं मानव निर्मित मानचित्र। राज्य, नगर, शहर, गांव, विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों को उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है। इसे राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। यानी सीमाएं दर्शाई जाती हैं एक देश की, एक राज्य की, गांव, जिले की, इन्हें बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। आगे है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। जो विशेष जानकारी प्रदान करते हैं वो कौन से मानचित्र होते हैं? थीमेटिक मानचित्र याद रखेंगे, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र। यानी जो विशेष प्रकार की जानकारी देते हैं वो होते हैं थीमेटिक, याद रखेंगे। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उचित नामकरण किया गया है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं। दूरी, दिशा, प्रतीक। याद रखेंगे तीनों, दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग या छोटे कागज के पैमाने पर दिखाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इससे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो पाता है जब कागज पर छोटी दूरी और सतह की बड़ी दूरी को व्यक्त किया जाए। यानी कागज की छोटी दूरी को और जो सतह है वास्तविक उसकी बड़ी दूरी को व्यक्त किया जाए। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। क्या चुना जाता है? इसके लिए पैमाना चुना जाता है। पैमाना सतह पर वास्तविक दूरी मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी जो पैमाना है पैमाना पर चुना जाता है। पैमाना सतह पर वास्तविक दूरी और मानचित्र की वास्तविक दूरी के अनुपात को दर्शाता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय या आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी व्यक्त किया जाएगा। इसका अभिप्राय ये होगा मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल
के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। आपके रेखा मानचित्र पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। यानी पैमाने की जानकारी होना जरूरी है किसी मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए। नोट इम्पोर्टेंट। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों, महाद्वीपों, देशों के कागज पर दिखाया जाता है, जब बड़ा क्षेत्र है उसको महाद्वीपों, देशों के कागज पर दिखाया जाता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। यानी महाद्वीपों, देशों को कागज के पर दिखाया जाता है तो तब हम छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं ताकि अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। इसको छोटा पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। यानी छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहाँ प्रयोग किया जाता है? महाद्वीपों या देश को एक कागज पर दिखाना हो, छोटे मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। जब बड़े क्षेत्र को छोटे कागज पर दिखाना हो, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को या जैसे गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर दर्शाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। यानी जहाँ पर जो बड़े मानचित्र होते हैं उन पर छोटा पैमाना यूज होता है, लेकिन जहाँ बड़े क्षेत्रफल वाले होते हैं वहाँ पर छोटा पैमाना यूज होता है, लेकिन जहाँ पर छोटा क्षेत्र होता है वहाँ पर बड़े पैमाने का यूज होता है। इन पैमाना एक दूसरे के विपरीत होता है। क्षेत्र छोटा तो पैमाना बड़ा, क्षेत्र बड़ा तो पैमाना छोटा। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी देते हैं। यानी जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र हैं, जो जिनमें क्षेत्रफल छोटा होता है, वो अधिक जानकारी देते हैं। दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी ओर तीर का निशान लगाया जाता है। ऐसे तीर का निशान लगाया मिलेगा आपको अधिकतर मानचित्रों के कोने में। इसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। इससे उत्तर रेखा का पता चलता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो दूसरी दिशाओं के बारे में, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओं का दिखाया गया है। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। जहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओं को दिखाया जाता है उसे प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। इन्हीं प्रधान दिग बिंदु के द्वारा किन को दर्शाया जाता है? दिशाओं को दर्शाया जाता है। बीच की 4 दिशाएं होती हैं: उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। के बीच की मदद से किसी स्थान की सही स्थिति का ज्ञान हो सकता है। प्रधान बिंदु देख लीजिए, ये मेन दिशाएं हैं और ये क्या है? गौण दिशाएं हैं। कुल दिशाओं की संख्या 8 बताई गई यहाँ पर। आगे एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में क्या है? दिक्सूचक। दिक्सूचक क्या दर्शाता है? दिशा दिखाता है, जो हवाई जहाज़ों पर, नावों पर और समुद्री जहाज़ों पर प्रयोग किया जाता है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है। इसका मुख्य दिशाओं को पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई होती है इसमें, वो हमेशा उत्तर या दक्षिण में रहती है। प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। प्रतीक 2 पढ़ लिए हैं हमने, एक दिशा, एक दूरी, तीसरा है प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार, प्रकार, विभिन्न आकृतियां, भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं है। यानी सब के सब दिखाना संभव नहीं है मानचित्र पर। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों का प्रयोग करते हैं। छायाओं का, रंगों का, चित्रों का, रेखाओं का उपयोग करके हम इनको दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान घेरते हैं और अधिक जानकारी देते हैं। इन प्रतीकों के
इस्तेमाल के द्वारा मानचित्रों को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, आप किसी से दिशा के बारे में पूछ सकते हैं। आप इनकी सहायता से देख लीजिए रेल लाइन को कैसे दर्शाया जाता है। बड़ी रेल लाइन को ऐसे दर्शाया जाता है, मीटर गेज को ऐसे, और रेलवे स्टेशन को ऐसे दर्शाया जाता है। सड़कों को, पक्की सड़कें ऐसे और कच्ची सड़कें ऐसे, सीमाओं को ऐसे दर्शाया जाता है। आप मैप में देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसे मिलेंगी और जो राज्य की सीमा ऐसे मिलेंगी और जिले की सीमा ऐसे मिलेंगी दर्शाई। इसी प्रकार आप इन सबको देख सकते हैं। क्या पता एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न बन जाए। के द्वारा मानचित्र से सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से आप मानचित्रों से सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों का एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। मानचित्रों की विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ कहते हैं। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। जो प्रतीक होते हैं इन्हें अंतर्राष्ट्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक बोला जाता है। रूढ़ प्रतीक। कुछ रूढ़ प्रतीक या चिन्ह 4.3 में दर्शाए गए हैं ऊपर चित्र में। विभिन्न रंगों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे नीले रंग के लिए जलाशय के लिए। एक बार एग्जाम में पूछा गया था भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पर्वतों के लिए किया जाता है। पीला रंग पठारों के लिए, हरा रंग मैदानों के लिए प्रयोग किया जाता है। भूरा रंग याद रखेंगे आप, पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे रेखा चित्र। रेखा चित्रण आरेखण जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थापित स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित होता है, यानी जिसमें पैमाने का प्रयोग नहीं होता है, वो कैसा होता है? रेखा चित्र मानचित्र होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता होती है एक स्थान को दूसरे स्थान की सापेक्ष दिखाने के लिए। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आप उसका रास्ता नहीं जानते हैं। आपका मित्र अपने घर रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेख बना सकता है। इस प्रकार के आरेख को हम क्या करेंगे? बिना पैमाने का सहायता से खींचा जा सकता है। इसे रेखा चित्र बना जाता है। खाका। खाका क्या होता है? एक छोटा क्षेत्र का बड़ा पैमाना खींचा गया होता है। एक छोटा क्षेत्र है उसका बड़ा पैमाना खींचा गया होता है, खाका कहलाता है। एक छोटा क्षेत्र है उसका बड़ा चित्र बना जाए उसे बोलते हैं खाका। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिस मानचित्र नहीं दिखा जाता। इससे में हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, खाका कहते हैं। चलिए हम इस लेसन के अभ्यास के प्रश्न करते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को कहा जाता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र वृक्षों को दिखाते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है जलाशयों के लिए, पर्वतों के लिए कैसा? भूरा, मैदानों के लिए हरा रंग। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, बिल्कुल नहीं, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाने की आवश्यकता होती है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए, मानचित्र के लिए होती है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।